ये हमारी पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है जो काफी चिंता पैदा करती है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश में किस तरह अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे हैं। रिपोर्ट में पत्रकारों और आवामी लीग से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की बात भी सामने आई है। इस सब के बीच बांग्लादेश में सरकार से गुस्साए कई कर्मचारी संगठनों की हड़ताल भी यूनुस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले कई महीनों से नफरत, राजनीतिक दुर्भावना और सत्ता की लालच में जल रहे पड़ोसी देश बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की पटरी से तो पहले ही उतर चुका है। अब लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। बांग्लादेश की ताज़ा स्थिति पर आधारित ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में कई परेशान और विचलित करने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के अपदस्थ किए जाने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू और अहमदिया इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा हो गई है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों का दुरुपयोग कर पत्रकारों और अवामी लीग के नेताओं पर शिकंजा कसने का भी मामला सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस के बार बार के आश्वासन के बावजूद हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में सुरक्षा बल नाकाम रहे। हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चिंताजनक संकेत बताया गया है। अंतरिम सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच 88 सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए, जबकि हिंदू समूहों का दावा है कि उनके घरों, व्यवसायों, पूजा स्थलों को निशाना बनाकर तोड़ फोड़ की सैकड़ों घटनाएं हुई। वहीं कई टिप्पणीकारों का कहना है कि हिंदुओं को निशाना इसलिए बनाया गया कि वे शेख हसीना के समर्थक थे। इन हिंदू पीड़ितों को अदालत में भी मुश्किल पेश आई। भीड़ की ओर से मिल रही धमकियों के कारण वकील उनका पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुए। अवामी लीग के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी यूनुस प्रशासन के निशाने पर रहे। पार्टी के 400 से अधिक नेताओं पर मुकदमों का कहर टूटा तो 140 पत्रकारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना आम सी बात हो गई है। 50 पन्नों की रिपोर्ट में यूनुस सरकार को कानूनी एजेंसियों की स्वतंत्र निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय करने समेत कई सुझाव दिए गए हैं। विरोध प्रदर्शनों की सीढ़ी चढ़कर सत्ता में आए यूनुस के लिए अब विरोध प्रदर्शन ही सिरदर्द बन गया है। देश लगातार हो हल्ला के माहौल से दो चार है। अब रेलवे ने चक्का जाम कर दिया है। पेंशन और अन्य मांगों को लेकर जारी हड़ताल से पूरा बांग्लादेश ठप पड़ गया है। राजशाही में हड़ताल से गुस्साए यात्रियों ने स्टेशन पर तोड़ फोड़ कर दी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल, आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जो ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी चिंता पैदा करने वाली है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में आया है, ये हम जो लोग बांग्लादेश का अध्ययन करते हैं उनको सबको ज्ञात थी कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से ये जो अवैधानिक, असंवैधानिक जो शासन चल रहा है बांग्लादेश में, ये पूरी तरह से निकम्मा साबित हुआ है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। इस सरकार में यूनुस साहब सिर्फ मुखौटा है, बल्कि इस सरकार के आड़ में जो कट्टरपंथी संगठन हैं, जो इस्लामिक संगठन हैं, वो सत्ता पर धीरे धीरे काबिज होते जा रहे हैं और सरकार के अंगों पर हमला बोले जा रहे हैं। और चूंकि ये लोग एक ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा से ग्रस्त हैं जिसमें किसी भी विभिन्न वैचारिक मतभेद का कोई स्कोप नहीं है, ये हिंदुओं या अन्य अल्पसंख्यकों, यहाँ तक कि इस्लाम के भी उन संप्रदायों को जिन्हें ये गैर इस्लामिक मानते हैं, जैसे कि अहमदिया हो गए या अन्य संप्रदाय हो गए, उन पर भी हमले बोले जा रहे हैं। और
88 हमलों की बात कर रहे हैं, जो छोटे नहीं है, कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद भी अभी कुछ दिनों पहले ही खुलना में एक मंदिर पे हमला हुआ, वहां पे एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो दर्शा रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी आज सत्ता पे काबिज हैं वो लोग न सिर्फ असंवैधानिक व अवैधानिक सरकार है, बल्कि वो लोग सत्ता में कानून व्यवस्था भी स्थापित करने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। और इनको किसी तरीके की भी वैधानिकता देना या इनको किसी भी तरीके का समर्थन देना मेरे ख्याल से बेमानी होगा। इस वक्त वैश्विक शक्तियों को चाहिए कि इनके खिलाफ कदम उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान काफ़ी वक्तव्य दिए थे। अब जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट आ गई, और ह्यूमन राइट्स वॉच कोई भारत का संगठन नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, काफी महत्वपूर्ण संगठन है, और समय समय पर वो कई दुनिया के अन्य हिस्सों के बारे में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के बारे में अपनी रिपोर्ट्स देता रहा है। और अब उसकी जब ये रिपोर्ट आ गई है तो मेरा ये मानना है कि वैश्विक संगठनों को, वैश्विक समुदाय को बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थापित एक शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और उनके ऊपर सैंक्शंस स्थापित। आलोक जी, इसमें जो रिपोर्ट है इसमें अंतरिम सरकार के हवाले से बताया गया है कि 88 घटनाएं हुई हैं, और जिस तरह से आप भी जानते हैं और लगातार हम भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये घटनाएं 88 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी चिंता व्यक्त की गई है कि वहाँ पर पत्रकारों के खिलाफ, आवामी लीग से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें कहा गया है कि ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इससे आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसे अस्थाई सरकार में मानते ही नहीं, क्योंकि ना तो ये अस्थाई है ना सरकार है, ना इसके पास कोई संवैधानिक कोई स्वरूप है जिसके अंतर्गत ये सरकार आई हो, ना कोई वैधानिक आधार है। और अस्थाई तो किसी भी तरफ से नहीं दिख रही, क्योंकि इनके कोई इरादे नहीं दिख रहे, ना चुनाव कराने के, ना किसी तरीके से जनमत संग्रह कराने के। तो ना अस्थाई है ना सरकार है। ये एक सत्ता पे काबिज जो है वो लोग हैं जिनके पास कोई वैधानिकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग चूंकि अपनी विरोध नहीं चाहते, ये लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर ये कह सकें कि हम सत्ता पर काबिज हैं। ना इनके पास वैधानिकता है, ना जन समर्थन है, ना कुछ है। इसलिए कोई भी विरोध करता है उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। पत्रकारों के ऊपर खिलाफ होता है। आवामी लीग जो देश की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, उसको कोई राजनीतिक गतिविधि करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि प्रमुख अपोजिशन पार्टी जो बीएनपी है वो भी मांग कर रही है कि चुनाव कराए जाए, वो भी नहीं करना चाह रहे। जातीय पार्टी जो तीसरी बड़ी पार्टी है उसके ऑफिसर्स पे भी हमला हो रहा है। तो ये जो मोहम्मद यूनुस सरकार साहब की जो हुकूमत है, इसके पास कोई भी समर्थन नहीं है और ये किसी भी विरोध को सहने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि सेना के अंदर भी इस वक्त गुटबाजी हो रखी है। सेना भी एक पूरी तरह से एक साथ नहीं है। और ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए, और ये जो सत्ता पर काबिज जो लोग गैर कानूनी रूप से काबिज हैं इनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। आलोक जी, कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस की ओर से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के जो आंकड़े, आर्थिक स्थिति अच्छे होने के आंकड़े जो पहले दिखाए गए थे वो शेख हसीना सरकार के द्वारा वो गलत आंकड़े दिखाए गए थे। और आज वहाँ पर स्थिति यह है कि आर्थिक स्थिति को लेकर भी इस रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। साथ ही साथ वहाँ पर बेरोजगारी और कई सारी हड़तालें वहाँ पर हो रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो यूनुस साहब झूठ बोल रहे हैं। जो आंकड़े थे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े थे। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आंकड़ा देखिए, क्या वो गलत बोल रहे हैं? थोड़ा बहुत कम ऊंचा हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थान बिल्कुल गलत तो आंकड़े नहीं देंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का देखिए, वर्ल्ड बैंक का देखिए, आईएमएफ का देखिए, एडीबी की रिपोर्ट्स देखिए। सबने कहा कि बांग्लादेश आर्थिक प्रगति कर रहा था। बांग्लादेश एक अविस्मरणीय प्रगति के पथ पर था। उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही अच्छे थे। फर्टिलिटी रेट कम हो गया था, लिटरेसी रेट ऊपर चला गया था, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी और बांग्लादेश बड़ी तेजी से तरक्की के पथ पर था। जब कि इस असंवैधानिक तरीके से एक साजिश के तहत शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को गिराया गया, और उसके बाद से आप देख सकते हैं वहां पे कि आर्थिक संकट ही संकट है। और अब जबकि यूएस एड भी बंद हो गई है, बांग्लादेश की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जाएगी।
क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति थी वो एक सुशासन के ऊपर आधारित थी, जिसमें कि टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा योगदान था। जी। बांग्लादेश एक भी कॉटन रुई का बेल नहीं तैयार करता, लेकिन उसके बावजूद वहां के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के आधार पर वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था एपरल्स का। लेकिन एपरल्स का जो निर्यात होता है उसके लिए विदेशी आयातकों को आना होता है, वो ऐसी ही जगह जाएंगे जहां पे की शांति स्थापित हो, जहां स्टेबिलिटी हो और जहां पे इस तरीके का धार्मिक उन्माद ना हो रहा। तो अब ना तो विदेशी खरीदने वाले आ पा रहे हैं, ना रुई या अन्य जो रॉ मटेरियल आने चाहिए थे वो आ पा रहे हैं। तो जो ऑर्डर्स पहले के थे उनको कंप्लीट नहीं किया गया है, इसलिए जो एक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट गई है। और साथ ही साथ जो है बांग्लादेश जो है अन्य चीजों का भुगतान नहीं कर पा रहा, जैसे अडानी की बिजली का समस्या थी, अब उन्होंने कुछ पेमेंट किया है तो भेज रहे हैं, इस कारण बिजली की कमी हो रही है, आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। और इसके कारण जो है बांग्लादेश के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं और अब ये लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार के दौरान जिस तरीके की इन्होंने प्रगति की थी वो अब डिरेल हो गई है और अब उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। तो आलोक जी, कहीं ना कहीं रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जो ये सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ रही है बांग्लादेश की, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के अंदर दुर्भाग्य से एक छोटा धड़ा हमेशा ऐसा रहा है जो प्रो पाकिस्तान रहा है, एंटी लिबरेशन है, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ था और ये लोग कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा समर्थित रहे। जमाते इस्लामी जो इस वक्त सत्ता पे काबिज होने की कोशिश कर रही है यूनुस साहब की आड़ में, वो पाकिस्तान समर्थक थी, वो बांग्लादेश के विरोध में थी। और आज जितने भी कट्टरपंथी संगठन हैं वो यूनुस साहब के मुखौटे के पीछे सत्ता के ऊपर कब्जा करे जा रहे हैं। वो सरकार के एक के बाद एक संस्थान पर कब्जा कर रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं धीरे धीरे सरकार के अन्य अंगों पर हावी होते चले जा रहे हैं और यही इनकी कोशिश है। और चूंकि ये पाकिस्तान समर्थक हैं और ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये लोग पाकिस्तान से बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से आयात आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौतों की बात की जा रही है, रक्षा सामग्री के आयात की बात करी जा रही है। तो एक तरीके से जो 71 में हुआ और जिसके लिए हजारों हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसको ये खत्म करना चाहते हैं और उस पूरी जो साइकिल है उसको वापस रोटेट करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान की फिर इसको एक उपनिवेश बनाने की कोशिश की है। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे।